महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है, या यूं कहें कि महाराष्ट्र की राजनीति की एक अलग ही तरह की फिलॉसफी देखी जा रही है, जिसे लिखने वाली भी भाजपा है, उसे बदलने वाली भी भाजपा है और इसे खेलने वाली भी भाजपा है। दरअसल कुछ दिनों पहले खबर आ रही थी कि ठाकरे बंधुओं का मधुर मिलन होने वाला है, लेकिन अब खबर आ रही है कि मिलन होते होते रह गया। तो ये अधूरा मिलन, इसके पीछे की कहानी क्या है, आज हम बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, वही दो लड़कों की जोड़ी जिसने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार से आने से रोक दिया था। लेकिन क्या 2027 में भी यही समीकरण रहेगा या फिर टूट जाएगा गठबंधन? इसके अलावा मुंबई में आसमानी जल प्रहार जारी है, यानी बारिश, आंधी, तूफान ने माया नगरी को जलमग्न कर दिया है। तो मौसम की मार और बारिश की रफ्तार के कहर से कैसे बेहाल हो गई है मुंबई, ये भी बताएंगे आपको। साथ में केरल के मॉनसून की क्या है कहानी। आज के शो में यही सब। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस के नेता राज ठाकरे, यानी दोनों ठाकरे बंधुओं के बीच मिलन की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन ये मिलन अधूरा ही रह गया। तो कौन है जो नहीं चाहता ठाकरे बंधुओं में रिश्ते बहाल हो जाएं? इनके अलग रहने में किसकी भलाई है, किसकी राजनीति फल फूल रही है इन दोनों मराठी बंधुओं के अनबन से? क्या बीजेपी ने एक नई चाल से सब ठंडा करने की कोशिश कर दी है? महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता हैं चंद्रशेखर बावनकुले। इनकी मुलाकात को रोकने के लिए बड़ा ही सियासी दांवपेच का आरोप इन पर लगाया जा रहा है। क्या है इस सियासी खेल की असली कहानी? क्यों नहीं होने दिया जा रहा ठाकरे बंधुओं का मिलन? आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में ये नया मोड़ क्या रंग लाने वाला है। एक समय था जब महाराष्ट्र की सत्ता में शिवसेना के अलावा कोई दूसरी पार्टी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, और इसकी वजह थे बाला साहब ठाकरे और उनके बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे और चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के राज ठाकरे। लेकिन साल 2006 में ये दोनों नेता अलग हो गए। पारिवारिक राजनीति में वर्चस्व की बात आ गई। चलिए अब 2006 से हम आपको लिए चलते हैं सीधा 2024 में, और 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जब शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के बीच कुछ मुद्दों पर समान विचारधारा दिखाई दी, तो कयास ये लगाए जाने लगे कि दोनों भाई एक बार फिर से एक ही मंच पर आ सकते हैं। कहीं खुशी थी तो कहीं गम भी था। इन चर्चाओं को और हवा तब मिली जब उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी अनिल परब ने एक बयान में कहा कि ठाकरे बंधुओं की मुलाकात जल्द हो सकती है। ये खबर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने से कम नहीं थी। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं तो ये न केवल शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा सियासी बदलाव हो सकता है। लेकिन इस कोशिश को नाकाम करने की शुरुआत भी हो चुकी। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ठाकरे बंधुओं की इस संभावित मिलन को रोकने के लिए नई रणनीति अपनाई। सूत्रों के मुताबिक बावनकुले ने राज ठाकरे से संपर्क साधा और उन्हें बीजेपी के साथ गठबंधन करने की पेशकश दी। आपको बता दें, ये पेशकश न केवल राज को सियासी तौर पर मजबूत करने का वादा करती रही, बल्कि उन्हें महायुति गठबंधन में शामिल करके उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक बड़ा सियासी हथियार बनाने की कोशिश भी की गई। बावनकुले का ये दांव कई मायनों में खास भी है। पहला, अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो ये शिवसेना यूबीटी के लिए एक बड़ा झटका होगा। उद्धव की पार्टी पहले ही 2022 में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद बेहद कमजोर हालत में है, और राज ठाकरे का बीजेपी के साथ आना उनकी इस स्थिति को और ज्यादा कमजोर कर देगा, यानी दूसरा प्रहार। अब दूसरी बात यह है कि बीजेपी इस चाल के जरिए महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन और अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है, खासकर तब जब 2025 में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव बेहद नजदीक हों। तो महाराष्ट्र की ये राजनीति ठाकरे बंधुओं से निकलकर ठाकरे बंधुओं तक ही पहुंचती है, लेकिन निकाय चुनाव में किसकी फजीहत होगी, किसके दल की फजीहत होगी और किसको मिलेगी जीत, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इधर उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा को सियासी मात देने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब यूपी में सियासी केमिस्ट्री कुछ गड़बड़ाती नजर आ रही है।
आपको बता दें, कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक, इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में इमरान ने आशू मलिक ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली सीटों पर अपने करीबियों को चुनाव लड़ाने के साथ साथ अखिलेश यादव की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। चलिए आशू मलिक और इमरान मसूद को एक बार के लिए साइड रख देते हैं, और खबरें तो ये भी हैं कि यूपी के जिले दर जिले में सपा और कांग्रेस की दोस्ती अब डगमगाती नजर आ रही है। यानी जब विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होगा, सीटों के बंटवारे की बातचीत होगी, तो कांग्रेस की डिमांड निश्चित रूप से बढ़ेगी, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस की उम्मीदें पहले से बढ़ गई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा सियासी स्पेस देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2027 में दो लड़कों की जोड़ी बरकरार रह पाएगी। आजमगढ़ की सीट, निजामाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस के यूपी संगठन महामंत्री अनिल यादव चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। दरअसल अनिल यादव को प्रियंका वाड्रा की टीम का बेहद करीबी सदस्य माना जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि अनिल यादव निजामाबाद क्षेत्र में काफी दिनों से सक्रिय भी हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं और सीट के सियासी समीकरण उनके पक्ष में भी जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यादव समाज का काफी अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ और समाजवादी का कब्जा भी है। यहाँ से आलमबदी विधायक हैं और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद अनिल यादव को लगातार मशक्कत करने पर यहाँ जुटे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने कब्जे वाली सीट को कैसे छोड़ देगी? वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगी। ऐसे में निजामाबाद सीट पर सियासी मामला फंस सकता है। दरअसल मुरादाबाद और अमरोहा जिले की दो सीटें ऐसी हैं जहां सियासी अड़चन है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कब्जे में 6 सीटें हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हर हाल में मुरादाबाद का चुनाव लड़ना चाहेंगी। दोनों ही दलों को मुरादाबाद की सीट चाहिए। अब अगर साफ शब्दों में कहें तो 2027 में दो लड़कों की जोड़ी आपस में कैसी रहेगी, इसका तो कोई अंदाजा लगा नहीं सकता। हो सकता है 2027 तक पहुंचे ही ना, 2026 में ही समाजवादी पार्टी की साइकिल के पहिए अलग हो जाएं। इधर मुंबई पानी पानी हो रही है। आसमानी जल प्रहार से आफत में है मुंबई वासी। सोमवार की सुबह से ही तेज बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। हाल ही में शुरू हुआ वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन पूरी तरह से पानी से लबालब भर गया है। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 1 मई को ही इसका उद्घाटन किया था। इधर घने बादलों की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। इस वजह से आसमानी उड़ानें सब बंद हो गई हैं। 8 फ्लाइट्स को बंद किया गया है। सड़कों पर भी लोग गाड़ियों की लाइट ऑन करके ड्राइव कर रहे हैं। लंबा जाम लगा हुआ है। बारिश के साथ मुंबई में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है, जिससे कई इलाकों के पेड़ गिर गए हैं। बारिश के बाद कई जगह 7-8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हार्बर सेंट्रल लाइन पर लोकल ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इधर पुणे में रविवार की तेज बारिश की वजह से नदी नाले अचानक उफान पर आ गए। पुणे सोलापुर हाईवे पर पाटस इलाके में बादल फटने से पुणे के बारामती और इंदापुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई किलोमीटर तक का यहाँ भी जाम लगा हुआ है। बारिश के बाद यहाँ सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। लोग परेशान हैं। करीब 200 घरों में पानी भर गया है और कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं। इधर एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू के लिए तैनात की गई हैं। इस बार के मानसून की खास बात यह है कि केरल में शनिवार को मानसून ने दस्तक दी थी और 35 सालों बाद ऐसा हुआ है जब मानसून इतनी जल्दी महाराष्ट्र तक पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बेहद अनुकूल हैं। आईएमडी ने बताया कि मानसून रविवार को अरब सागर के कुछ और हिस्सों में जैसे कर्नाटक, पूरा गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और मिजोरम के कुछ हिस्से, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मानसून तो अभी दूर है, लेकिन महाराष्ट्र में बारिश भरपूर है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।